our very new chapter, that is SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, आप सभी लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में सुना होगा, राइट? ऑसिलेशन के बारे में सुना होगा, यानी कि एक इस तरीके का मोशन सुना होगा जो कि टू एंड फ्रो मूव करता है। जैसे कि ये एक पेंडुलम है, आपके सामने जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये एक पेंडुलम है ना? ये पेंडुलम इस तरीके से रखा हुआ है। अगर ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एक रस्सी है, ये एक स्ट्रिंग है, जरा ध्यान से सोचिए, इसके ऊपर जो T टेंशन लग रहा होगा एंड इस ब्लॉक का जो नीचे mg लग रहा होगा, T इक्वल टू mg इस सिचुएशन में यहाँ पे होगा। जरा सा मैंने इसको यहाँ पे कुछ हाइट राइज कर दी, है ना, एंड देन उसके बाद छोड़ दिया। क्या ये एक ऑसिलेटरी मोशन है? ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैंने जिसको यहाँ छोड़ा था और इसका धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो रहा है। अगर इसका ऑसिलेशन खत्म हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है? ये मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी दी है इसे, ये कौन सी एनर्जी दी मैंने इसको? पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दिया। जरा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर इसकी एनर्जी इसके पास उतनी ही होती तो ये मेरे हाथ तक फिर वापस आता, ठीक है? इसका मतलब इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इसको ऑसिलेट करने से रोक रहा है। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस। कैसे फोर्सेस है? रेजिस्टिव, जो रोकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप शटल को बहुत तेज मारते हैं, इजंट इट? बट देन वो शटल जो है नहीं पहुंच पाता सामने। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। तो हवा इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टिव फोर्स फॉर यू एट दैट टाइम। सिमिलरली व्हेन वी आर ड्राइविंग अ बाइसिकल और हवा अगर तेज चल रही हो, एट दैट टाइम ऑल्सो जो है हम ये कह सकते हैं कि हम साइकिल तेज नहीं चला पाते, द रीजन बी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है? तो अगर मैं जनरल सिचुएशन की बात करूं ना, हम लोगों की सिचुएशन की बात करूं जहां हम लोग हमेशा जीते हैं, तो उस जनरल सिचुएशन में तो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं भाई, है ना? बट जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स में हम लोग कई बार एक्सक्लूजन्स बना लेते हैं कि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव सरफेस नहीं होगी एंड देन हम मोशन को पढ़ेंगे, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस मान के पढ़ेंगे, तो फिर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर इसी पेंडुलम को मैं आइडियल बना दूं और वैक्यूम में इस एक्सपेरिमेंट को करूं विदाउट एयर, है ना, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था, ठीक है? विदाउट एयर अगर करूं तो आप देखेंगे कि ये इसका ऑसिलेशन लगातार उतना का उतना ही रहेगा, है ना, लगातार उतना का उतना रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। बट ऐसा हम देख ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बात है। हालांकि खैर एक्सट्रीम केसेस में लैब्स के अंदर डेवलप हो भी सकता है ना? तो जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज की डेट में, है ना, इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऑसिलेशन के बारे में ही एक डिटेल में चर्चा है इस चैप्टर के अंदर अपने आप में, है ना? ये चैप्टर आपको एक बिल्ड देगा सर्कुलर मोशन को और गंभीरता से समझने की। दूसरी चीज, रोटेशनल मोशन के अंदर जो छोटे मोटे टॉपिक्स अपने बाकी हैं, है ना, जैसे छोटे मोटे टॉपिक्स क्या हैं? जैसे कि रोटेशनल, अपन ने वर्क डन इन रोटेशन एंड रोटेशनल पावर, है ना, उन पे मैं आपको कुछ सवाल करा के जो है उसको एलैबोरेट कर दूंगा। इट इज नॉट अ इशू। उसके लिए आपको कुछ पेजेस, 2 से 3 पेजेस वहां छोड़ देने हैं, ठीक है? और हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अपन को गियर अप भी करना है एंड कुछ नया पढ़ने को आपको मिलेगा। काफी मोनोटोनस हो गया था, बहुत टाइम से रोटेशन था, तो इसीलिए आप लोगों तक कुछ ये भी पहुंचे एंड आज ही की क्लास में आपको जो है रोटेशनल पावर के बारे में भी जानने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिगिन करते हैं। पीरियोडिक मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनाइट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, कौन सा मोशन हो सकता है? रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है? अगर इन सब चीजों की मैं बात करूं तो दीज आर पीरियोडिक मोशन। दिस टाइम इंटरवल इज नोन एज टाइम पीरियड। पीरियोडिक मोशन मे बी लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल और एनी कर्व, ठीक है? किसी भी तरीके का हो सकता है, बस फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए एंड फिक्स्ड पाथ आपका होना चाहिए जिसके ऊपर कंटिन्यूसली ये मूव करता हो, ठीक है? नाउ पीरियोडिक मोशन के बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी पार्टिकल को आप ऑसिलेटरी मोशन में तब कहेंगे व्हेन इट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जैसे पेंडुलम अभी हैंग किया था, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इस तरीके से टू एंड फ्रो आगे पीछे जब ऑसिलेट करता है, दैट सिचुएशन अराइजेस ऑसिलेटरी
मोशन। अब एक चीज यहाँ पे बहुत काम की है एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि ऑसिलेशन हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट होता है जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। मैंने आपको सिखाया था, याद है आपको? हम लोगों ने जब इक्विलिब्रियम सीखा था तो हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, du/dx, d²u/dx, ये याद है आपको सब कुछ चीजें? ठीक है, तो अभी धीरे धीरे ये सब चीजें अब आपको काम आएंगी। आप देखेंगे तो फिजिक्स में हम हर चीज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ रहेगा नहीं आपका जो आपको ऐसा लगने लगे 11th से खत्म होते होते कि यार ये नहीं आया। ये इतनी बार आ जाएगा कि आप खुद ही कहोगे कि यार ये तो फिक्स हो गया माथे में अब, है ना? याद है तुम्हें मैंने एक स्टेबल का ऐसे कुछ आपको कर्व यूं बताया था, है ना? इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे हमने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था whenever du/dx, ये फॉर्मूला था हमारा f = -du/dx। मैंने आपको कहा था whenever du/dx is 0, that is slope of ux graph is 0, that means this is a condition where there is a mean position। ये वो कंडीशन है जहाँ पे मीन पोजिशन है, ठीक है? when you slightly displace, जब आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं या फिर आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, when body doesn't comes back to mean position, then it is said to be unstable equilibrium। तो unstable equilibrium की कंडीशन क्या है? पहले तो ये देखो, मैक्सिमा के लिए d²u/dx² must be what? less than 0। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ये कंडीशन होती थी मैक्सिमा की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने की, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझे, ये मैंने पॉइंट चेक किया ए वाला, ये ए के लिए था। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए चेक करूंगा तो यू विल सी फॉर बी d²u/dx² will be greater than 0 because this is the condition of minima। एंड ये वो जगह है बी जहाँ पे आप स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आप बॉल को यहाँ लाएंगे तो इट विल ट्राई टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स मीन पोजिशन, ठीक है? तो व्हेन बॉडी comes to the mean position, then it is said to be stable equilibrium। इसमें लिखेंगे अपन, लिख लीजिए अपने आप। And on slide displacement, when body doesn't give any response, then this equilibrium is known as neutral equilibrium, है ना? न्यूट्रल, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो हम इन तीन केसेस में से ये वाला केस एसएचएम या फिर ऑसिलेशन में डिस्कस करते हैं, जहां पे बॉडी एटलीस्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश तो करे। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली एक ऑसिलेशन बनेगा। देखो ना, ये देखो, इसको यहाँ लेके गए तो ये पीछे आया, ये यूं इस तरीके से बॉल ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज अ टू फ्लो मोशन? Yes, then it is a two flow motion, then it is oscillatory motion। आई बात समझ में? इस तरीके से तो अब ऐसा कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन के अंदर a particle is said to be in oscillatory motion when it moves to and fro about its position of stable equilibrium। मुझे लगता है अब आपको बेहतर तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम की फील आ गई होगी, ठीक है? नाउ कई बार ऐसी लड़ाई होती है कि बताइए कि इनमें से कौन से जो है ऑसिलेटरी भी हैं और पीरियोडिक भी हैं, है ना? कई बार ऐसी लड़ाई होती है। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी वी हैव अ स्टेटमेंट है, वो ऑसिलेटरी मोशन जिनमें की एनर्जी कंजर्व होती है, वो ऑसिलेटरी मोशन जिनमें की एनर्जी कंजर्व होती है, उन्हीं को हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? ऑसिलेटरी की जो कैटेगरी है उसमें काफी सारे ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, है ना? एक फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो बास्केटबॉल को आपने नोटिस किया होगा, बास्केटबॉल का एक टिप खिला देते हैं आप तो अगली बार बाउंस बहुत कम हाइट पे आता है ना? अगर मैं उसी बास्केटबॉल को जोर से फोर्स देके अगर नीचे प्रेस करूं तो वो वापस अपनी उसी हाइट पे आएगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन भी एक चीज होती है। जैसे स्विंग है, स्विंग के अंदर आपने एक बार धक्का दिया तो बच्चा झूल रहा है, आगे गया फिर पीछे आया, तो स्विंग धीरे धीरे स्टॉप होता है। तो स्टॉप ना हो इसलिए हम पीछे से कंटिन्यूसली धक्का देते रहते हैं, दैट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है? तो ऑसिलेशन की कैटेगरी है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ऐसा ऑसिलेशन जो कंटिन्यूसली स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ऐसा ऑसिलेशन जो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, फ्री है बिल्कुल, चली जा रहा है ऐसा, ठीक है? तो ऑसिलेशन की काफी कैटेगरी होती है, इसीलिए ऑसिलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेशल केस ऐसे लिखा गया है, व्हेन in oscillation motion if energy is conserved then only we will say that motion is periodic motion। आई बात है, ठीक है? तो
है ना। अब अगर मान लीजिए एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो सच ऑसिलेटरी मोशंस इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बाय रेजिस्टिव फोर्सेस जस्ट लाइक एयर, है ना, एयर ड्रैग, आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसे ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देंगे, ठीक है। इन सच ऑसिलेशंस टोटल एनर्जी विल बी जीरो आफ्टर सम टाइम, हेंस द बॉडी स्टॉप्स, एंड वो रुक जाती है बॉडी। जनरल इक्वेशन of oscillatory motion, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज F equals to minus of k x की पावर n, where k is the positive constant and x is the displacement of body from its mean position. X is the displacement of the body from its mean position. पता नहीं क्या हो गया इसे, ठीक है। तो है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन लिखेंगे अपन यहाँ, इन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक, रेडी। अब ध्यान से सुनिएगा, जनरल इक्वेशन ये है, यानी कि जितने भी दुनिया में ऑसिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन से कंट्रोल होते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड इसमें k पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जनरली एसएचएम के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आपको स्प्रिंग एनएलएम में सिखाई गई थी, वो यहाँ पे अब हमारे काम आने वाली है, मैं सिखाऊंगा आपको आगे चल के। अब इसमें केसेस होते हैं, जैसे x की पावर क्या हो, है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि जरा आप ऐसे सोचिएगा, एग्जाम्पल मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ले रहा हूँ, आपके दिमाग में अभी से ही ये बिठा दूंगा कि कैसे जो है एसएचएम होता है, ठीक है। ये है, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को आगे खींचा, है ना, यहाँ तक। द डिस्प्लेसमेंट यू डिड इज एक्स, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आपने किया। अब जरा ध्यान से देखना है, जब आप इसको एक्स इधर खींचते हो तो दिस एक्स इज पॉजिटिव, है ना, दिस एक्स इज पॉजिटिव। तो ऐसा कहा गया है कि जब मैं इसको इधर खींचूंगा, यानी कि दिस इज द फोर्स विच यू हैव अप्लाइड, एंड जो स्प्रिंग लगा रहा होगा फोर्स, इट विल बी द रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होगा ये, रीस्टोर, जिसको रीस्टोर करना चाहता है, जिसको पुरानी लोकेशन पे लेके आना चाहता है, ये वो फोर्स होगा। तो अगर ये इस तरीके की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, इसका ये कहना है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ पे अपन ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ का जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस ऑफ के एक्स की पावर 1 होता है, माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे अच्छी तरह जान। तो इसका मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ छोड़ दूं तो ये पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, यानी कि टू फ्रो मोशन करता रहेगा। दिस इज टू एंड दिस इज फ्रो, टू फ्रो करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑसिलेशन बना रहेगा। बट ये मैं ये सोचना चाहता हूँ कि अगर n की वैल्यू में 0 रख दूं तो क्या होगा। इफ n इज इक्वल टू 0, क्या मैं देख सकता हूँ F रीस्टोरिंग या जो फोर्स है इट विल बी ओनली माइनस के फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है और बॉडी यूं जा रही बाहर निकल गई, क्योंकि ये फोर्स अब अपनी डायरेक्शन बदल ही नहीं पा रहा। ध्यान से सुनना वापस से, ये आपका जो फोर्स है n की वैल्यू 0 रखते ही ये कांस्टेंट बन गया है। जैसे कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे माइनस का 10 न्यूटन बन गया। अगर कोई फोर्स कांस्टेंट हो चुका है, इसका मतलब ये बॉडी अगर यहाँ कहीं पे भी है, इस जगह पे है या यहाँ पे है, तो पीछे जाती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फोर्स मतलब पीछे की डायरेक्शन में इसको कोई खींच रहा है और कॉन्स्टेंटली खींच रहा है भाई, कोई खींचे ही जा रहा है। ये बॉडी मतलब ऑसिलेशन थोड़ा ना कर सकती है, खुद ही सोच के देखो। तो यहाँ ऑसिलेशन नहीं होगा। फिर n की वैल्यू मैंने ली कितनी, 1, ठीक है। फिर मैंने देखा जो हमारी इक्वेशन है रिजल्टेंट वाली, रीस्टोरिंग फोर्स वाली, F रीस्टोरिंग, वो बन गई माइनस ऑफ k टू x। क्या बन गई, माइनस ऑफ k टू x। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे उसका फोर्स ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसका फोर्स जो है पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू माइनस तो ऑलरेडी है, K खुद पॉजिटिव है, K की वैल्यू पॉजिटिव है, X की वैल्यू भी पॉजिटिव है। देखो रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है क्या, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, डब्बे के ऊपर। आई बात समझ में। जब यही डब्बा यहाँ से होते हुए गुजरते हुए इधर आते हुए इधर निकल आएगा, कुछ देर बाद ये इधर भी आएगा डब्बा। तो जब ये डब्बा यहाँ आता है, ठीक है, इस जगह पे मैं इसका फोर्स ऑब्जर्व करूं तो फोर्स मैंने देखा इट इज इक्वल टू, माइनस तो साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये रहा K की वैल्यू प्लस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखी है पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पे X खुद भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ
अगर इसको ओरिजिन मानते हो इस लोकेशन को, तो ओरिजिन से पीछे अगर आप हो तो यहाँ x माइनस है, तो फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव हो गया यानी कि आपको कोई इस तरफ खींच रहा है F से, तो आप वापस से वहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये हमारी मेन पोजीशन है, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, और आपने इस डब्बे को यहाँ खींचने की कोशिश की, तो ये डब्बा पूरी इच्छा से चाहता है कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जाऊं। फिर अगर आप इसको यहाँ से इधर खींचेंगे तो ये डिब्बा फिर से चाहता है कि मैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जाऊं, यानी कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की निशानी है, क्योंकि ये अपनी पुरानी लोकेशन पे जाना चाहता है। ये वो सगा आदमी है जो अपने घर पे कितनी भी लड़ाई हो फिर जाना चाहता है, ठीक है। तो F रिजल्टेंट इक्वल टू माइनस KX। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन की कैटेगरी में जाएगा, इसीलिए इसको टिक करेंगे अपन। फिर इसी तरीके से n इक्वल टू 2 चेक कीजिए। आपको डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ मैं अभी बिठा दूंगा इसे फिर से, तो आप मकारी मत करना, एक ही में मत बनाना बार बार, है ना। तो n इक्वल टू 2 के लिए जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा, क्या रिस्टोरिंग फोर्स लिखा जाएगा, वो होगा माइनस KX स्क्वायर। चलिए वापस यहाँ आ जाइए, माइनस एज इट इज आएगा, K की वैल्यू पॉजिटिव ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो यानी कि यहाँ तो माइनस ही आ रहा है, यानी कि फोर्स तो पीछे की तरफ ही है यहाँ पे ऑन आर राइट हैंड साइड ऑफ माई बॉडी, ठीक है। अब मैं LHS की बात करता हूँ इस तरह, यहाँ माइनस तो माइनस है ही, प्लस भी प्लस तो है ही, K की वैल्यू, ये माइनस भी प्लस बन जाएगा ना यहाँ, क्यों? क्योंकि x नेगेटिव तो है, बट नेगेटिव x का स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, hence the answer is going to come as negative। यानी कि ये बॉडी जो है एक बार राइट में चली गई ना, उसके बाद राइट में दोबारा कभी नहीं आएगी, ये फिर लेफ्ट में ही कंटिन्यू भागती जाएगी, and it is never going to appear back to the original position once it crosses first time। इसके बाद कभी भी नहीं आएगी, ध्यान से देख लो आप। तो ऐसा ऑसिलेशन कभी भी स्टेबल ऑसिलेशन के अंदर नहीं आता, hence I can say यहाँ भी ऑसिलेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद आप चेक करोगे n इक्वल टू 3 पे, ऐसे पूरी कहानी चलती जाएगी। तो ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक इज कि जब जब n की पावर इवन है, जैसे 2, 4 है ना, जब जब n की पावर इवन है, इन सच केसेस फोर्स विल बी ऑलवेज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, whether x is positive or negative, just अभी दिखाया आप। Hence motion of the particle is not oscillatory, hence motion of the particle is not oscillatory, वो oscillatory नहीं हो सकता। If n is an odd integer, अगर n एक odd integer हुआ, जैसे कि 1, 3 ऐसे, है ना, अगर n एक odd integer हुआ, then particle will oscillate about stable equilibrium position, that is x equals to 0। This force is known as restoring force। इसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसी ऑसिलेशन के पूरे प्रोसेस में एक स्पेशल केस हम लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 जब होता है, जब ये इक्वेशन बनती है इक्वल टू माइनस KX, इसी इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। द मोशन विच फॉलोज दिस रिलेशन इज टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए डेफिनेशन में थोड़ी आपको लिखा देता हूँ, आई विल डिक्टेट, प्लीज नोट इट डाउन। इफ रिस्टोरिंग फोर्स और torque acting on the body, if restoring force and torque acting on the body is directly proportional to displacement of the body from its mean position, which is always directed towards its equilibrium position, then the motion is said to be simple harmonic motion. Then the motion is said to be simple harmonic motion. It is a special case of oscillatory motion. ठीक है, there are two types of SHMs, है ना, there are two types of SHMs। पहला आपका हो जाएगा लीनियर SHM, है ना, एंड दूसरा आपका हो जाएगा एंगुलर SHM। पहला क्या हो जाएगा? लीनियर SHM, एंड दूसरा हो जाएगा आपका एंगुलर SHM, है ना। तो लीनियर SHM के अंदर लिखेंगे अपन, when a particle moves to and fro, when a particle moves to and fro about an equilibrium position along a straight line, then it is said to be in linear SHM। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। छोटा सा अभी सिर्फ इतना ही लिखना है। नेक्स्ट एंगुलर SHM। एंगुलर SHM, when a particle is free to rotate about a given axis, when a particle is free to rotate about a given axis and executes angular oscillation oscillations are said to be in angular SHM। एग्जाम्पल पेंडुलम, ये अपना बॉब, ठीक है,
जब अपन इसको यहाँ पे राइज करते हैं इस जगह पे तो कुछ थीटा एंगल कवर होता है एंड फिर ये थीटा एंगल ले जाएगा यहाँ पे भी कवर करेगा इस जगह पे, फिर ये दोबारा जाएगा, फिर दोबारा आएगा। तो दिस इज बेसिकली टू एंड फ्रो, है ना, दिस इज बेसिकली टू एंड फ्रो। ये एल लेंथ से धागे की टू एंड फ्रो, ये होता है आपका एंगुलर एसएचएम। ठीक है, दिस इज योर एंगुलर एसएचएम। आई बात समझ में? एंगुलर एसएचएम के अंदर कुछ खास चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, है ना। जैसे कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बना देता हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ पे है ना तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है। जब ये डब्बा यहाँ पे है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है। इस जगह को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इस जगह को? मीन पोजीशन। तो फटाफट से बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जो है हमें लिखता जाना है। लिखिए फटाफट मीन पोजीशन की डेफिनेशन। इट इज द पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द बॉडी और पार्टिकल इज जीरो। ठीक, अब आपने क्या किया, इसे खींचा 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 और आप इसे यहाँ तक ले गए लास्ट। ठीक है, खींच के आप इसको यहाँ तक ले गए। दिस विल बी इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ईपी। तो नेक्स्ट इसमें टर्म जो यूज होती है वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन लिखिए, पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ब्रैकेट में लिख दें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from its mean position. This is maximum displacement of the particle from its mean position and that is our extreme position. ठीक है, थर्ड लिखे एम्पलीट्यूड। ये सारी टर्म्स वैसे आपकी पढ़ी हुई होंगी, है ना, हो सकता है शायद, है ना। एम्पलीट्यूड के बारे में लिखें, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। It is the maximum value of displacement of the particle from its mean position। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये x max जो भी मैंने यहाँ लिखा है ना, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो लिखा है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0 है एंड यहाँ का कोऑर्डिनेट 5,0 है, तो मैं कह सकता हूँ 5 - 0 यानी कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज 5 ऐसे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओरली बताया है, आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल को नोट कर लें। ये 0 और ये 5, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वो 5 और एम्पलीट्यूड भी 5। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सारी चीजें आपको पता है, फ्रीक्वेंसी पता है आपको, टाइम पीरियड पता है। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द बॉडी अंडरगोइंग एसएचएम इन पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ होता है, 1/T फॉर्मूला होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है ना, और हर्ट्ज होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लें। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, है ना, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच oscillatory motion gets repeated is called time period। बरोबर है बच्चे, आई बात समझ में सबको? ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मुलाकात करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। बट इससे पहले कि आप लोग इनको एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, है ना। जैसे एक फोर्स है मेरे पास, F = 3x + 3। आई एम गिविंग यू अ फोर्स F = 3x + 3। आपको बताना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स क्या हमारी जो बॉडी है, ठीक है, लिखिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स विल द पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम और नॉट। आपको सिर्फ इतना, आई होप आप सभी लोग ने आंसर इसका कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, करना क्या है हमें सबसे पहले जब भी आपको कोई इस तरीके का सवाल मिलता है, first of all what you will do is you have to find mean position। this must be your first step। mean position तब होता है जब net force acting on the particle becomes 0 and when I am equating this net force is equals to 0 I am getting the location x equals to -1। यानी कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो x equals to -1 वाला वो लोकेशन होगा जहां पे मीन पोजीशन है। तो अब मुझे क्या करना होगा, -1 से पीछे यानी कि x equals to -2 पे एंड -1 से आगे दैट इज x equals to 0 पे, मतलब ज्यादा दूर नहीं
बस पास पास ही चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है फोर्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, x इक्वल टू यहाँ पे डाला तो x की वैल्यू आ गई 3, है ना। ध्यान से देखिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी कि इस जगह से अगर आप पार्टिकल को इधर लेके जाते हैं तो ये फोर्स पार्टिकल को यहीं लेके चला जाएगा, पॉजिटिव में ही भगाता चला जाएगा। चलिए एक बार इधर भी देख लेते हैं। जब मैं इसको यहाँ खिसका लेता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इट विल बी 3 इंटू -2 प्लस 3, यानी कि इट विल बी -6 प्लस 3, यानी कि इट विल बी -3। यानी कि अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये फिर इसी तरफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ही बॉडी को लेके भाग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो कोई ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, यानी कि ईदर साइड जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो बॉडी इज रनिंग अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन, hence it is not a oscillatory motion and it will not perform SHM, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दूं, है ना, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, सेम इन द सेम वे यू हैव टू चेक फॉर दिस आल्सो, है ना, whether it is performing SHM और not, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाता हूँ, चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ एंड बात करते हैं SHM के बारे में जो हम शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो कुल मिला के SHM की जो हम लोगों ने बात की उससे ये समझा SHM एक स्पेशल कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन की that arises when n becomes equals to 1, that is f equals to minus kx, ठीक है। f becomes equals to minus kx, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ f becomes equals to minus kx. Now f can be written as m into a and m into a can be written as minus k into x. Hence I can write down a equals to minus of k by m into x, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। In fact I can write down acceleration as d square x upon dt square and माइनस को मैं इस तरफ लेके ला सकता हूँ and k by m into x equals to 0 बन जाएगा, ठीक है। Now this equation is very important for me. This equation is very important for me. Mark it as a star, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दें। सबसे पहली कंडीशन जो SHM की है, पहला तो आपका मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन होने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, समझना बात को, बहुत काम की चीज है। ऑसिलेटरी मोशन यानी कि उसकी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। हालांकि अगर वो कंजर्व होती तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर वो दूसरे कैटेगरी के ऑसिलेशन में जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। फिर उसके बाद हमारे एक्सेलरेशन या फिर जो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। या फिर मैं कहूँ एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि कुछ इस तरीके से। माइनस साइन यही डिनोट करता है कि आप अपोजिटली उसको अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव टू रिमूव अ प्रोपोर्शनलिटी, इन दिस केस देयर कम्स अ कांस्टेंट दैट इज ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जाता है वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एक्सप्रेशन को और इसको जब आप कंपेयर करेंगे, यू विल सी दैट ओमेगा कैन बी रिटन एज रूट अंडर k by m, है ना। ये यहाँ की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है फुल इंटीग्रेशन करके, बट हम लोगों को इतना ज्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है। याद रखिएगा ये पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न याद रखिएगा या फिर वो पैटर्न याद रखिएगा, दोनों काम के हैं, है ना। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कभी इक्वेशन मिले आने वाले साल में 11th क्लास के अंदर तो मिलेगी सही, बट 12th क्लास में अगर आपको कहीं पे ऐसी इक्वेशन दिखाई जाए और कहा जाए कि कुछ याद आ रहा है क्या, SHM याद आ रहा है, तो आपको ये चीज याद आनी चाहिए। सिर्फ इतनी चीज याद आनी चाहिए कि x के साथ में जो भी टर्म आ रही है ना वो फ्रीक्वेंसी है, एंड यहाँ पे x का डिफरेंशियल, अगर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ x की टर्म आएगी, यहाँ y का हो रहा है तो यहाँ y की आएगी, z का हो रहा है तो z की आएगी, इस तरीके से। तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ SHM बोलते हैं, बट इन द डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। इसका सॉल्यूशन अगर बनाया जाएगा बाय इंटीग्रेशन तो इस तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, इसका सॉल्यूशन बनता है। अब आगे सारा डिस्कशन हमारा इस इक्वेशन पे चलने वाला है, तो हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज दिस x, व्हाट इज दिस कैपिटल A sin ओमेगा t फाई, ये सब चीजें क्या है, हमारा ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, समझना प्रोसेस को।
यहाँ पे ये जो ओमेगा है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ k बाय m, है ना। k जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, वही पुराना, m जो है आपका बॉडी का मास है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जाके। a एम्पलीट्यूड है एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन होने वाला है, जैसे ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन होने वाला है वो कुछ यूं होने वाला है, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। तो एक तरीके की साइन वेव बनेगी ये, है ना। बट ये साइन वेव इस डायरेक्शन में बन रही है, यूं जाती हुई। तो मैं उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ बनाऊंगा, ऐसे, यूं, ऐसे, ठीक है। तो ये साइन वेव मुझे थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, है ना, इसको मैं x डिनोट करता हूँ एंड इसको मैं t डिनोट करता हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये कैपिटल A एम्पलीट्यूड का होगा एंड ये माइनस A एम्पलीट्यूड का होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरफ के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं और इस तरफ के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू A होता है एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस A होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना x इक्वल्स टू 0 होता है, दिस इज योर मीन पोजिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे अपना कैपिटल T टाइम पीरियड है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस ऑसिलेशन को समझना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है किस टाइम पे, ये ग्राफ हमें ये बताता है। फॉर एन एग्जांपल t इक्वल्स टू 0 पे आप मीन पोजीशन पे थे, तो इस ग्राफ ने बताया कि आप x इक्वल्स टू 0 पे ही थे, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव साइड में जाएंगे, देखिए ग्राफ भी ऊपर उठ रहा है। फिर कॉर्नर पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे तो पीक पे आ गए आप। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लोकेशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन डिफाइन करती है EP। फिर इसी तरीके से आप लौट के आए वापस यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। तो आप देखिए x पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो x ऑलवेज डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट। ये जो x हम लोगों ने यहाँ लिखा है, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी रैंडम टाइम t। फिर जब यहाँ पे आके फिर ये दोबारा नेगेटिव में जा रहा है, तो ये यहाँ पे माइनस A पे आ गया, ठीक है। एंड देन दोबारा यहाँ पे आ रहा है, A यहाँ पहुंच गया। फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, अगेन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट ऑसिलेट्स, एक्सट्रीम पोजीशन अप एंड डाउन इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आपको समझनी है यहाँ पे वो ये है, x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ऑफ पार्टिकल। मैं भी समझाऊंगा आपको, एट एनी टाइम t, ठीक है। A एम्पलीट्यूड है, A इज बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। एंड A जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। एंड ये ओमेगा t प्लस फाई है, ये जो है ये फेज ऑफ द पार्टिकल है, फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं फेज ऑफ द पार्टिकल, ये पूरा फेज ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। दिस इज फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ध्यान से देखिए, दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। फेज होता है एंगल, फेज क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा, सारी चीजें ध्यान से समझना आप लोग। ये फेज मतलब एंगल होता है। साइन के अंदर तो बचपन से ही एंगल आता था, आपको ये पता ही है। बट इस बार फर्क क्या हुआ है कि यहाँ पे एक छोटा सा t का फंक्शन आ गया, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है फेज ऑफ द पार्टिकल है। फेज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये भी लिखा है। क्या मैं कह सकता हूँ एट t इक्वल टू 0 फेज इज ओनली फाई, कह सकता हूँ। ध्यान से देखो, है ना। एट t इक्वल्स टू 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। फेज इज ओमेगा प्लस फाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं आगे। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि t के साथ साथ फेज बदल रहा है, ये देखो सिंपली यहाँ पे सबसे पहली चीज। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर मैंने और सोचा फेज के बारे में, है ना। ये फेज जो आपको दिख रहा है, इसमें एक फाई का जो सिंबल दिख रहा है, इस फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज कांस्टेंट, है ना। पूरा फेज जो है ओमेगा t प्लस फाई है, उस ओमेगा t प्लस फाई में जो खुद फाई है उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज कांस्टेंट। यानी कि बॉडी का t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल फेज क्या है, ये वो बताता है, ठीक है। तो वो मैं चेक करूंगा। अब क्या हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, शुरुआत में हम उसको कहाँ रखेंगे, x इक्वल टू 0 पे रखेंगे। तो मैंने t इक्वल टू 0 पे एज वी नो एट t इक्वल टू 0 x क्या होता है, 0 होता है। ये कंडीशन मैं जानता हूँ।
क्योंकि मैं शुरुआत में बॉडी को कहाँ पे रखूंगा, उसकी मीन पोजीशन पे रखूंगा, और वहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ t = 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो वहां पे x भी 0 है। तो अगर x 0 है यानी कि एट mt यानी कि मीन पोजीशन पे, तो मैं अपनी वो इक्वेशन जो है ये वाली इसमें डाल देता हूँ वैल्यूज। 0 x की वैल्यू 0, a sin ओमेगा t 0 प्लस फाई t भी 0 है। तो इससे मुझे मिला sin phi is equal to 0। sin phi is equal to 0 means phi is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल फेज कांस्टेंट है ना वो 0 है अगर कोई भी बॉडी मीन पोजीशन से शुरू होती है। तो इट मीन्स we can conclude that whenever a body begins from mean position at t = 0, then phi will be 0, and modified equation for that body performing SHM will be y = a sin omega t only। ये उसका नया इक्वेशन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बॉडी जो है मीन पोजीशन से ही चालू हो, कोई बॉडी ऐसी भी हो सकती है कि आप खींच के यहाँ पे लाए और यहाँ पे से जो है अब आप उसको छोड़ रहे हैं और आपने t = 0 यहाँ माना है, ठीक है। तो मैं उसका भी डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको फेज के बारे में समझा रहा हूँ। फेज आखिर है क्या, है ना। और आपको हो सकता है इतना आसानी से एकदम कैच ना करे, तो थोड़ा सा धीमा होके एकदम, यहाँ पे आज पहली क्लास है ना, थोड़ा सा धीमा होके यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि फेज क्या है ना। हम ये मान रहे हैं कि जो यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, जो मीन पोजीशन पे रखा हुआ जो पार्टिकल है, उसका इनिशियल फेज फाई 0 है ना। तो आगे वाला जो पार्टिकल है वो थोड़ा और ज्यादा प्लस में होगा, 10 डिग्री हो सकता है। उससे और आगे वाला जो पार्टिकल है वो मतलब जब आगे पहुंचेगा, आगे जाता जा रहा है ना, कि इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे अपनी लोकेशंस को बदल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस जगह पे अगर 0 है तो यहाँ पे 10 डिग्री हो सकता है, यहाँ 20 डिग्री हो सकता है, यहाँ 30 40 ऐसे चल रहा है, फेज बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। यानी कि आज तक तो मैं टाइम के साथ साथ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अब एंगल भी बदल रहा है, उसी को मैं फेज कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टिकल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम x = 0, है ना। इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम x = a, x = a यानी कि इस जगह पे होगा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस a लिया है ना, कॉमा t = 0, इसी जगह पे मैंने t = 0 डाल दिया। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दैट इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, a = a sin phi, क्योंकि ओमेगा t तो 0 हो गया, कैंसिल हुआ, hence we got phi is equals to sin inverse 1 and that is 90 degree, pi/2 रेडियन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर ये मीन पोजीशन है और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से अपनी जर्नी शुरू करता है तो उसका फाई मैं 0 लूंगा। अगर जर्नी शुरू करता है तो उसका फाई मैं 0 लूंगा। अगर कोई पार्टिकल अपनी जर्नी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो उसका फाई मैं pi/2 कंसिडर करूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे SHM में एक से ज्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं। मैं दो चीजों को आपस में ऐसे ऑसिलेट करा सकता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों की लोकेशन अलग अलग रखनी पड़ती है। तो लोकेशन को जो है हम लोग फाई से अच्छी तरीके से डिनोट कर पाते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे फाई का इस्तेमाल होने वाला है। तो जो पार्टिकल अपनी जर्नी को SHM को मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, उनका सभी का इनिशियल फाई आप 0 लेंगे, एंड जो एक्सट्रीम पोजीशन से लेगा उन्हीं सभी का आप pi/2 लेंगे। बात समझ में आई है सबको, है ना। इसी तरीके से आप इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन का भी देख सकते हैं, है ना। इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप x = -a डालिए, कॉमा t = 0 डाल के जो है मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट फेज एट एनी वैल्यू एट एनी पोजीशन, है ना। अच्छा, अगर आपको आ गया है तो थोड़ा सा और चमत्कार कर लें। थोड़ा सा और चमत्कार कैसे करोगे? चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, है ना। इसको तो मैं हटा देता हूँ। एक बार अपन ने ये फाई तो निकाल लिया, जो पार्टिकल हम यहाँ से रिलीज करने वाले हैं, अगर उसकी इक्वेशन मुझे लिखनी हुई तो वो मैं लिखूंगा y = a sin ओमेगा t प्लस pi/2, क्योंकि फाई की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वो पार्टिकल है जो आपका यहाँ पे था, तो इसकी इक्वेशन अगर इसको 2 पार्टिकल मानता हूँ तो ये y2 हो गई, अगर इसको 1 पार्टिकल मानता हूँ तो ये
y1 हो गया ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 वाला पार्टिकल तो अब उधर जाना शुरू करेगा, 2 वाला पार्टिकल वहां से लौट के आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर सकते हैं, ये सिचुएशन है। तो ये याद रखिएगा बिल्कुल, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पे था वो अभी अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, t=0 पे ये आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, x=0 है इसका और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अब जाके EP की तरफ डायरेक्टेड है। दूसरा पार्टिकल EP पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो वहां से लौट रहा है, तो उन दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऑलरेडी आपसे 90 डिग्री आगे है। यानी कि अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो ये पार्टिकल अगर 0 पे है 1 पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल आपका यहाँ पे जो कि ऑलरेडी 90 डिग्री पे आगे है। ये साइन का ग्राफ है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स अकर। इनको समझने का एक शानदार तरीका भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्कल मेथड। यानी कि सर्कल के अंदर जो है इन चीजों को हम लोग और बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी स्टार्ट करते हैं। लिखिए सबसे पहले, द टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव, द टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव इज नोन एज फेज एंगल ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, वेयर ओमेगा is angular frequency and phi is initial phase of that particle which is going to execute SHM, which is going to execute SHM at t=0। कंटिन्यूशन में लिखें, this value of phi depends on this value of phi depends on initial position and direction of velocity and direction of velocity at t=0, at t=0, ठीक है। आई बात समझ में? चलो एक और राउंड मारते हैं एंड एक और बात समझते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट वाला, ये एक्सट्रीम पोजीशन राइट वाला एंड बीच में बीचों बीच अपना मीन पोजीशन, ठीक है। ध्यान से देखना, दोबारा से देखना। ये आपका पहला पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पार्टिकल इधर की तरफ आगे की तरफ अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, t=0 है, x=0 है। आपने इसका फाई कितना निकाला? जस्ट अभी 0 डिग्री। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चल नहीं, है ना। तो अगर ये क्लियर तो इसको फ्री कर देते हैं। एक और डायग्राम बनाए, है ना। बार बार बनाना ही पड़ेगा यार, कोई और रास्ता नहीं है। तो जितने अच्छे डायग्राम्स आपके होंगे उतना बाद में फ्यूचर में अपन को अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अभी यहाँ जाके पक्की बात है रुक गया होगा, एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये यहाँ पे जाके पक्की बात है रुक गया होगा। रुका होगा तो अब रिटर्न करने की कोशिश में होगा ना कि रिटर्न हो जाऊं मैं अपनी पुरानी लोकेशन पे, क्योंकि SHM पढ़ रहे हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपनी पुरानी जगह पे आएगा, सब चीजें होंगी। तो यहाँ पे t=0 पे x की वैल्यू जो है वो प्लस का a है, तो हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट की, इट इज π/2। तो ये समझ में आ गया हमें। अब एक बात और है, ठीक है। अब तीसरा पार्टिकल जो है आपका वो यूं है। अब इन्हीं चीजों को ना जो मैंने यहाँ पे अभी इन दोनों को बताई, इसको आप ग्राफ पे भी जरा ऑब्जर्व करना, तो आपको और तेजी से जो है ये चीजें ऑब्जर्व करने में आएंगी। ध्यान से देखो, x=0 है, t=0 है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर यानी कि ऊपर वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रहा, ठीक है। पार्टिकल 2 वहां पे है, कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। ये वाली लाइन जो है ना, ये पूरी लाइन, ये अपनी लाइन मीन पोजीशन वाली है, ये याद रखना। दिस लाइन इज एक्स एक्सेस जो है ये पूरी की पूरी हमारी मीन पोजीशन की लाइन है, यानी कि पार्टिकल 2 से यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि इट इज अप्रोचिंग मीन पोजीशन। और आपको ये सिखा दूं, शायद आपको साइन के ग्राफ की सारे नियम पता हो, तो 0, ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये वाला पॉइंट आपका π/2 होता है, ये वाला पॉइंट आपका पाई होता है, ये वाला पॉइंट आपका 3π/2 होता है एंड ये वाला पॉइंट आपका 2π होता है। अगर आपको ध्यान हो, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। यहाँ अगर इसी ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करके अगर अपन बनाए, क्योंकि इसका बार बार काम आ ही रहा है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। बेसिक मैथ्स में ग्राफ बना रखा है, आप लोगों ने एकदम ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। ये ऐसे मैं थोड़ा बहुत बड़ा बनाया है जिससे कि आपको बहुत आराम से दिखाई दे। ये एंगल 0 डिग्री होता है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है ये एंगल π/2 होता है 90 डिग्री, क्योंकि साइन का ग्राफ बन रहा है भाई। यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, बॉडी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तभी तो ये यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे जाके ये स्टॉप होगा थोड़ी देर के लिए, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे x=0 है, यहाँ t=0 है ना, एंड यहाँ पे phi=0 है, यहाँ पे phi=π/2 है, दिख रहा है। यहाँ पे t= कितना है? चलो कोई बात नहीं, इसका नहीं पता अपन को, बाद में देखेंगे, इसको सोचेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे अपना फाई एंगल आ रहा है, यहाँ पे अपना 3π/2 एंगल आ रहा है,
एंड यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो जा रहा है 2 पाई ऐसे। क्लियर? चल आगे देखते हैं फटाफट। तो अब पार्टिकल अपना यहाँ है, यहाँ पे था, यहाँ से कुचुक 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 पहुंचा, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद खास बात इसकी ये है कि अभी पार्टिकल इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज पार्टिकल 3 वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, 1 वाला पार्टिकल इधर जा रहा था। इसका एंगल 0 डिग्री है, तो क्या इसका 0 होगा क्या? नहीं, ये फर्क है यहाँ पे एसएचएम के अंदर। इसका मतलब आप मीन पोजीशन पे हो, है ना, आप मीन पोजीशन पे हो, उसके बावजूद भी आपका अब एंगल डिफरेंट होगा, बिकॉज आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है। इसीलिए मैंने आपको अभी भी लिखा है एक लाइन, इनिशियल फेज यानी कि फाई डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, x इक्वल्स टू 0 पे, बट उसकी वेलोसिटी जो है अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो फेज डिसाइड होता है। अब यहाँ से फेज डिसाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखो ये थर्ड वाला पार्टिकल अपना यहाँ है। थर्ड वाला पार्टिकल अगर अपना यहाँ है, तो थर्ड वाले पार्टिकल की अगर फेज को कंपेयर किया जाए यहाँ से, तो कितना आगे है? पाई, है ना। तो यहाँ का जो फेज होगा वो होगा पाई, ऐसे। ठीक है, सब ग्राफ बताया ना अपन को, ये पाई, और ये नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी, देखो ध्यान, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चौथा पार्टिकल अपना यहाँ पहुंचने वाला है, ईपी, ये अपना चौथा पार्टिकल है, ये एमपी। ठीक है, चौथा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, इस तरफ v वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस पर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -a है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा -a, ध्यान दो, -a ये रहा। यहाँ कितना एंगल है, तो फेज कितना होगा? 3π/2। हाँ कि ना? अब आपको चलो टाइम के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान देंगे, है ना, बट वो वक्त आने पे देंगे। अभी तो हम लोग ये मान रहे हैं कि जो चौथा पार्टिकल है t इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, इसकी करंट पोजीशन x इक्वल टू माइनस है, इसकी करंट वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, एंड इसका फेज इनिशियल 3π/2 होगा। अब याद रखिएगा, इन सब की इक्वेशन बनाई जाती है। इसकी इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा t, इस पार्टिकल की इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा t प्लस π/2, इस 3 पार्टिकल की इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा t प्लस पाई, है ना। इसकी इक्वेशन बनेगी 4th पार्टिकल की a sin ओमेगा t प्लस 3π/2। यानी जहां हमने फाई लिख रखा था ना, उस फाई को अब रिप्लेस करने का वक्त आ गया, उस फाई की वैल्यू डालने का वक्त आ गया। इस तरीके से जो है हम इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो फाई का जो बेसिक मीनिंग है, मैंने आज सिर्फ आपको वही कोशिश की है समझाने की कि फाई आखिर है क्या, है ना, फाई आखिर है क्या, सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था रोटेशनल पावर की। तो बच्चे यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं अपने, जो छोटे छोटे हैं, जैसे रोटेशनल पावर हो गया, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क हो गया, ये सारे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपके आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे यूज होते जाएंगे। इनके लिए अपन को ज्यादा परेशान नहीं होना है। हालांकि जो कॉमन चीजें हैं मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे वर्क डन, है ना, वर्क डन इन केस ऑफ रोटेटिंग अ बॉडी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, इसी तरीके से जो है हम लोग इसको स्पीड से आगे ले जा पाएंगे। तो आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने की आपको कोशिश करनी है, बहुत जरूरी है ना। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। याद है आपको एक हिंज फोर्स का इस तरीके का रॉड अपन ने बनाया था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, है ना, याद है आपको इस तरीके का कुछ किया था अपन। ठीक है, अब इस रॉड पे यहाँ पे बेटा mg लग रहा है ना, इस रॉड पे यहाँ पे क्या लग रहा है? mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पक्की बात है, मैं ऑब्वियसली इसका मास m, l ले रहा हूँ। ठीक है, पक्की बात है, यहाँ तक जब इसको आप लेके आओगे, इस जगह तक जब आप इसको लेके आओगे, तो आपने कुछ न कुछ तो mg ने वर्क किया, है ना। तो आपने वर्क जो है पहले भी निकाल रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि अब आप जो वर्क डन निकालें ना, dw, वो आप निकालें इस तरीके से, टाउ डी थीटा। किससे निकालें आप? टाउ डी थीटा से, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा से। आपको क्या करना है? आपको अज्यूम करना है कि ये रॉड किसी एंगल थीटा पे आ गई है। ठीक है, एंड इस एंगल थीटा पे आपकी इच्छा है, आप एंगल थीटा यहाँ से माने कि यहाँ से माने, ये तो आपका खेल है। थीटा पे आने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया यार mg तो हमेशा ही नीचे लगता है, एंड पक्की बात है दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा दैट इज mg sin थीटा,
एंड एक फोर्स यहाँ लगेगा, दैट इज mg cos थीटा। मुझे ये एहसास तो हो ही गया। अब यहाँ से मुझे एक चीज ये भी एहसास हो गई कि टॉर्क जो है वो होगा L/2 इंटू mg cos थीटा। जरा ध्यान से देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ का जो टॉर्क है इट इज L/2 mg cos थीटा। हो गया। क्या ये टॉर्क एक वेरिएबल टॉर्क है? आपको दिखाई दे रहा है? यस, मुझे दिखाई दे रहा है ये एक वेरिएबल टॉर्क है। एंड वेरिएबल टॉर्क के वर्क डन हमेशा डी थीटा में निकाले जाते हैं, ये भी हमें पता चल रहा है। तो हम ये मानेंगे कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ रॉड डी थीटा एंगल, यहाँ ये डी थीटा एंगल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। तो जो वर्क डन बाय mg है ना, जो वर्क डन बाय mg है, आई विल कैलकुलेट दैट एज टॉर्क बाय mg इंटू थीटा रोटेटेड बाय mg। एंड mg ने कहाँ से थीटा रोटेट किया बेटा? 0 से लेकर π/2 तक, ये इसकी लिमिट है। अब आप क्या करेंगे? सीधे सीधे L/2 mg cos थीटा है, डी थीटा है। अगर आप ध्यान से देखें L/2 mg कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ ले आइए, बाकी सारी टर्म बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके जिम्मे है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, है ना। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा का, टॉर्क के अंदर कुछ ना कुछ थीटा का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हम लोगों ने आज तक किया। हालांकि इस वर्क डन का शॉर्ट ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आंसर जैसे ही आप निकालोगे तो आप कहोगे सर ये तो हमें ऑलरेडी पता था। तो शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी आपके दिमाग में है इस वर्क डन का। हालांकि ये भी एक तरीका होता है वर्क डन कैलकुलेट करने का, ठीक है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज पावर, है ना, रोटेशनल पावर। रोटेशनल पावर जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो रोटेशनल पावर वही पावर है बेटा जो पहले था। पावर इज बेसिकली व्हाट? रेट ऑफ वर्क डन, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो पावर को मैं लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि पावर को हम दो कैटेगरी में लेके जाते हैं, एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, और एक होती है आपकी एवरेज पावर, ठीक है। हम दो कैटेगरी में लेके जाते हैं, इसको आपको अच्छी तरह पता है। तो पावर कैन बी रिटन एज dw/dt, ये तो हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। एंड अगर मैं बात करूं एवरेज पावर की, तो पावर एवरेज कैन बी रिटन एज ΔW/ΔT। इसी को आप ΔK/ΔT भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? डेल्टा के में चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जाएगा। अब याद रखना ये चीज आप, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अगर रोटेशनल पावर निकाल रहे हैं ना, तो P एवरेज मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा हाफ इंटू आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपॉन टी, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल मैं आने वाले क्लासेस में जरूर से लूंगा, आप चिंता मत करिएगा। एंड यहाँ पे टी इंस्टेंटेनियस के केस में जब हम लोग वर्क डन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, टाउ बार डी थीटा/dt। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है टाउ इंटू ओमेगा, टाउ इंटू ओमेगा। एंड टाउ इसका वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है ओमेगा के साथ में। टाउ डॉट ओमेगा विल बी अवर टी इंस्टेंटेनियस, ठीक है।